नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। नैनो टेक्नोलॉजी जिसे भविष्य का विज्ञान कहा गया है। भविष्य का विज्ञान क्यों कहा गया है वो पिछली कुछ क्लासों में आपने समझ लिया होगा कि भविष्य में ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो है हमारे जीवन में लेकर आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने एक साइंटिस्ट का नाम देखा था, रिचर्ड फेमिन। रिचर्ड फेमिन ने एक मशहूर पंक्तियां कही थी और उन्होंने ही सबसे पहले ये संकल्पना की थी कि हम बहुत सूक्ष्म जगह पे, स्थान पे, बहुत सूक्ष्म प्लेस पे हम बहुत ज्यादा डाटा क्यों नहीं रख सकते, जिससे हमारे समय, धन और तकनीक सबकी बचत रहेगी। और उन्होंने एक, हमने लेक्चर की भी बात करी थी, एक मीटिंग के दौरान, एक लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा था, उन्होंने उस लेक्चर के अंदर सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का जो विचार हो रखा था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हमने ये सब पढ़ लिया था, इसका अध्ययन कर लिया था। उन्होंने कहा था, देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूट ऑफ द बॉटम। देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूट ऑफ द बॉटम से तात्पर्य है कि हम जो सूक्ष्म मान रहे हैं उन सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है और इसी पे हमें काम करना चाहिए। ये अवधारणा रिचर्ड फेमिन ने दी, इसीलिए उन रिचर्ड फेमिन को हम फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने कुछ नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित अप्रोच का अध्ययन किया था, जिसमें हमने टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच का अध्ययन किया था। टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हमने एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था जो नोरियो तानागुची, और दूसरे अप्रोच हमने ली थी बॉटम अप अप्रोच। इन अप्रोच के बाद हमने कुछ और टेक्निक के बारे में जानकारी ली थी। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित भारतीय योगदान को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम कुछ कार्यक्रमों को देखेंगे, जैसे NSTI कार्यक्रम, NSTM कार्यक्रम। भारत ने नैनो टेक्नोलॉजी में क्या योगदान दिया है, कब कब क्या क्या भारत में कार्य हुए हैं, साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में क्या उपयोग लाने वाली है। यानी हम सबसे पहले NSTI कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे, नेशनल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड इनिशिएटिव। फिर हम NSTM का अध्ययन करेंगे, नेशनल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन। NSTI शुरू हुआ 2001 में, NSTM शुरू हुआ 2007 में। NSTI जो है, ये जिस हमने कहा था फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, उनके राव साहब के कहने पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। NSTM एक मिशन रूप में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और ये अब्दुल कलाम के कहने पर, प्रोफेसर राव यानी अगर सही अर्थों में भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की हम शुरुआत माने तो हम 2001 को ले सकते हैं। किसी बुक्स में आपको 2007 भी मिल जाएगा, लेकिन 2001 में ही हमने DST कार्यक्रम शुरू कर दिया था, तो आपको 2001 ही ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे सामने आ रही समस्याओं के बारे में। तो आज की क्लास में हम ये सब चीजें देखेंगे, और उसके बाद में अगली क्लास में हम नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित परीक्षा में पूछे गए या पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को हम लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का जो पहला कार्यक्रम हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा था डॉक्टर CN राव, इनके कहने पर भारत देश में सबसे पहले कार्यक्रम चला, जिसे हम NSTI के नाम से जानते हैं। आई से हम लेते हैं इनिशिएटिव,
बाकी सिंपल सभी सभी में चलेगा। नैनो साइंस टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी की बात होगी तो बच्चों प्रश्न ज्यादा बढ़ेंगे हमेशा, चाहे वो नैनो टेक हो चाहे बायोटेक हो, नए प्रश्न बढ़ेंगे, उनके लिए आप तैयार रहिए। तो NSTI क्या है? तो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, जो भारत में सबसे पहला इनिशिएटिव नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लिया गया। और हमने बात की कौन से वर्ष में लिया गया? तो 2001 में। तो पहला चीज हमारे NSTI का पूरा नाम नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पहल। फिर कब शुरू हुआ? 2001 में। इसके कहने पर डॉक्टर CNR राव, ये CNR राव का नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्हें भारतीय नैनो तकनीक का पिता कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी, CNR राव। इनके कहने पर एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। इसको बोलते हैं बच्चों DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। याद रह जाएगा। अगर प्रश्न सीधा सीधा भी आ जाए अपने का DST की स्थापना कब हुई, तो 2001 में अपने को ध्यान में रखना है। तो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिया गया और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। इसमें ड्रग्स, दवा वितरण, है ना, ड्रग्स में मतलब वो ड्रग्स हमेशा मत समझे, ड्रग दवा को भी ड्रग ही कहते हैं, जीन लक्ष्यीकरण और DNA चिप समेत नैनोमीटर से संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास होना, उस पर अनुसंधान होना और अनुप्रयोग कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये पहला प्रयास था जो NSTI कार्यक्रम ने भारत में शुरुआत करी थी। हमने दो चीज देखी थी, पहला इनिशिएटिव और दूसरा मिशन। पहले हम इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं और बाद के अंदर हम उस मिशन मोड पे उस पर लग जाते हैं। तो भारत में जो पहला कार्यक्रम नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित था उसे नाम दिया गया NSTI। बिल्कुल संबंधित क्या क्या बातें करी? नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2001, प्रोफेसर CNR राव, याद रह जाएगा। फिर आगे आते हैं पर मिशन मोड में, अब आ जाते हैं भारत में। मिशन मोड में हम आ गए 2007 में। नेशनल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मिशन, राष्ट्रीय नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन। हमने बात की कब शुरू किया गया बच्चों? 2007 में शुरू किया गया, याद रह जाएगा। NSTI अभी हमने बात की कब शुरू किया गया? 2001 में। NSTM कब शुरू किया गया? 2007 में। और जिसी प्रकार हमने NSTI पढ़ा था तो वो प्रोफेसर CNR राव साहब के कहने पे करा। तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम, क्योंकि भारत में भी भविष्य बनाने और तकनीकी सहयोग और सलाह देने में इनका बहुत अग्रणी स्थान रहा। 2007 के अंदर 2007 में इन्होंने सलाह दी और इनकी सलाह पर ये मिशन शुरू किया गया, जिसमें नैनो मिशन परिषद की स्थापना करी गई। यानी अब हमने पूरी तरह नजरें जमा ली नैनो टेक्नोलॉजी पे, अब हम नजरें जमाना शुरू हो गए। और आज आप आश्चर्य करोगे कि हम कई बड़े अच्छे देशों से भी अग्रणी हैं और खोज और अनुसंधान में भारत अग्रणी 5 देशों में आज शामिल है। और अगर आज शामिल है तो मैंने तो आपको एक बात कही थी कि हम लगभग 20 से 30 साल पुरानी साइंस किताबों में पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी आने वाले 20 साल बाद हम इसमें बदलाव देखेंगे और भारत को एक बहुत आगे फॉरवर्डिंग स्थान पे देखेंगे, लीड करते हुए देखेंगे। तो यहां पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी को पहले से ही समावित करने वाली नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य का क्षेत्र ये मान लिया गया। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इसमें खोज और अनुसंधान के लिए। और
इसका जो उद्देश्य था वो था भारत को नैनो टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाना है, और काफी हद तक हम कहें तो सफल भी रहे। उद्देश्य क्या है? आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना। आप याद रखें ये, अगर अगर हम डिस्क्रिप्टिव के लिए जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं तो आप कौन सा इसका मिशन में शामिल नहीं है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए संरचना और संरचना का विकास करना, नैनो प्रौद्योगिकी विकास का कार्यक्रम बनाना, मानव संसाधन विकास में शामिल करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और प्राप्त करते हुए कार्य करना। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय चूर्ण धातु कर्म एवं नवीन पदार्थ उन्नत अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में है। वहां राष्ट्रीय नैनो पदार्थ मटेरियल केंद्र की स्थापना करी थी, और ये कहां पर करी थी? तो हैदराबाद में करी थी। जापान, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन के सहयोग से भारत ने राष्ट्रीय नैनो पदार्थ मटेरियल केंद्र की स्थापना की। कहां पर की? हैदराबाद में, जहां पर ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय चूर्ण धातु कर्म एवं नवीन पदार्थ अनुसंधान केंद्र चलता है। वहां पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय नैनो पदार्थ मटेरियल केंद्र की स्थापना की। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना भी और प्राप्त करना भी और देना भी। 2009-10 वर्ष में 33 नई परियोजनाएं भारत ने जापान के सहयोग से प्रारंभ करी। 2009-10 में, 2001 में एनएसटीआई, 2007 में एनएसटीएम, 2009 में 33 परियोजनाएं जापान के सहयोग से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 64 मिशन मोड पर भारत ने योजनाएं चालू कर दी, जिसमें आईआईटी मद्रास, बीएचयू और डीआईडी नैनो संस्थान ये लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने तो एक नैनो फिल्टर भी बना लिया। एक क्या बनाया? नैनो, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? नैनो फिल्टर का विकास किया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में यदि रिसर्च होएगी, खोज होएगी, बजट आएगा तो आउटपुट भी आएगा। विज्ञान और तकनीक, एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है बच्चों। आज आप पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, नौकरी सर्विस प्राप्त करना ये मेहनत के साथ में एक भाग्य की भी बात है, लेकिन ज्ञान का सृजन, नॉलेज, आपको नॉलेज इतना होगा कि अगर आप लोगों के बीच में बैठोगे भी तो वो आपका नॉलेज झलकेगा बच्चों। वापस अपन बात करते हैं। यहां पर नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे अजय सूद। अजय सूद ने एक किट बनाया था, डीआरडीई ग्वालियर। डीआरडीई पेज ले लेते हैं, डीआरडीई ग्वालियर। डीआरडीई ग्वालियर के प्रोफेसर थे अजय सूद। इन अजय सूद ने क्या बनाया? टाइफाइड की जांच या पता लगा सके, ऐसा एक इन्होंने किट तैयार किया, प्रोफेसर अजय सूद ने। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है भारत के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित नाम है प्रोफेसर अजय सूद। एक यमुना कृष्णन भी नाम आएगा, यमुना कृष्णन। इन्होंने भी नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित माइक्रोस्कोप संबंधी भी कार्य किया था। आगे बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग। नैनो टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में उपयोग वैसे तो है और खोज की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, प्रदूषण के बहुत क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज शुरू भी हो चुका है और खोज निरंतर की जा रही है। निरंतर खोज की जा रही है, निरंतर नई नई वैज्ञानिक चीजें रिसर्च में ला रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाओं का इतर प्रभाव, जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट हो जाता है,
लेते दवाई हैं, खुजली शुरू हो जाती है, कई बार वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तो दवाइयां क्या कई बार क्या करती है, साइड इफेक्ट करती है, तो वो साइड इफेक्ट नहीं हो, दवाओं की लागत जो है वो कम आए, ऑपरेशन में टाइम जो है वो छोटा हो, 3-3 घंटे 5-5 घंटे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगे, ताकि अच्छे कुशल डॉक्टर हैं वो टाइम का यूज दूसरी जगह भी ले सके। इस तकनीक से ऐसी बुद्धिमान औषधियों का निर्माण संभव है जो केवल प्रभावित कोशिका पर ही असर करेगी। हमने पिछली क्लास में एक डीएनए की बात करी थी, ये स्ट्रेन है जो वहां जाकर खुले जहां पर कैंसर की कोशिका है, इस तरह की हमने बात करी थी, लगभग काफी समझ हमने विकसित कर ली थी। ऑपरेशन में ऐसे उपकरणों का निर्माण संभव है जिनसे कोशिकीय स्तर पर क्या हो, ऑपरेशन किया जा सके, बहुत माइनर लेवल पे, जिससे बड़े टांके बड़े चीरे नहीं लगाने पड़े। वर्तमान में कुछ ऐसे नैनो रोबोट बनाए गए हैं जिन्हें इंजेक्शन से शरीर में पहुंचाया जा सकता है, वे शरीर के अवांछित परिवर्तन को ठीक कर देंगे। नैनो रोबोट्स, ये जो नैनो रोबोट्स हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ब्लड के अंदर ये पहुंचाए जाएंगे और ये वांछित अंग तक पहुंचेंगे, और अंग तक पहुंचने के बाद में उसको ठीक भी कर देंगे। ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग संस्थान जो है, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, इस इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट फेरिटोस। रॉबर्ट फेरिटोस, इन्होंने बताया था सबसे पहले, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, नैनो रोबोट्स जो हैं, वो भविष्य में हम ऐसे नैनो रोबोट्स और विकसित कर सकेंगे, इनका आकार जो है बहुत कम, या मैं कहूं 0.5 से 3 माइक्रोमीटर तक, इसकी बात कर रहे हैं हम, नैनो रोबोट्स की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग संस्थान है, वहां पर रॉबर्ट फेरिटोस ने ये नैनो रोबोट्स बनाए और कहा 0.5 से लगभग 3 माइक्रोमीटर के ये नैनो रोबोट्स होंगे। ये नैनो रोबोट्स जो हैं, ये नैनो रोबोट्स जो हैं वो पूरी तरह 100% उपचार में सफल रहने वाले, पूर्णतः प्रभावी अंग तक जाने वाले, और किससे निर्मित होंगे, तो कार्बन से ये निर्मित होंगे, कार्बन से निर्मित होंगे नैनो रोबोट्स, ब्लड के अंदर जाएंगे, सीधा प्रभावी अंग तक पहुंचेंगे, और पूर्णतः 100% सफलता के साथ ही अपना कार्य करेंगे। रॉबर्ट फेरिटोस ने बताया नैनो रोबोट्स के बारे में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो ऑटोमोबाइल में 2 प्रकार की समस्या आती है, एक तो हमें माइलेज ज्यादा चाहिए, और एक पोल्यूशन की समस्या है, ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं हो, ज्यादा धुआं भी नहीं दे, और माइलेज भी हमें अच्छा मिले। तो नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो स्टील से मजबूत हों और हल्के, और उनसे अच्छे माइलेज हम निकाल सकें, अच्छा एवरेज दे। प्रदूषण को रोकने के लिए नैनो फिल्टर बनाए जा सकते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन और सल्फर का जो ऑक्साइड है उनको जो है वायु के अंदर मिलने से रोक सके, फिल्टर कर सके। हमने बात करी थी अभी नैनो फिल्टर की। नैनो फिल्टर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या करना है, को फिल्टर कर सके। और हमने 2 यूनिवर्सिटी की बात करी थी, 2 संस्थानों की बात करी थी, एक तो आईआईटी मद्रास और एक बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आईआईटी मद्रास और बीएचयू, इन्होंने क्या बनाया है, नैनो फिल्टर बनाए हैं। इन्होंने क्या बनाया है, नैनो फिल्टर बनाया है। और इस नैनो फिल्टर की विशेषता यह है कि 10⁻⁸ से 10⁻⁹ आकार के कणों को भी ये क्या कर सकते हैं, ये छान सकते हैं या फिल्टर
कर सकते हैं। इतना महीन नैनो फिल्टर भारत में बनाया है आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर। यानी भारत का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूं भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किससे संबंधित? नैनो तकनीक से संबंधित। यानी वहां पर केवल नैनो तकनीक से संबंधित अनुसंधान का कार्य होगा। भारत में ऑप्टिकल ट्वीजर का निर्माण किया गया है। ऑप्टिकल ट्वीजर का निर्माण किया गया है। भारत में एएफएम, जिसे हम कहते हैं ना एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एएफएम, या शॉर्ट में लिखता हूं एएफएम, इसका पूरा नाम भी अपने को याद करना, एएफएम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का भी निर्माण किया गया है। भारत में टीईएम, जिसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी निर्माण किया गया। इसे हम टीईएम के नाम से जानते हैं, है ना। भारत ने लगभग जो भी मतलब नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित उपकरण हैं, उन सबके अपने संस्थानों में निर्माण कर लिए हैं। जैसे हमने एक बात करी थी एसटीएम, जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, उसका भी निर्माण कर लिया। एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एसटीएम याद रह जाएगा। एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। हमने बात की अभी नैनो फिल्टर बना लिए हैं भारत ने। नैनो फिल्टर किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। हमने एक बात की थी ग्वालियर के प्रोफेसर सूद ने, जो डीआरडीई के ग्वालियर के हैं। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने टाइफाइड का पता लगा ले, टाइफाइड का पता लगाने वाले किट का आविष्कार किया है। तो भारत के अंदर नैनो बल्ब बनाए हैं। एक प्रोफेसर साहब है जिनका नाम है प्रोफेसर भार्गव। क्या नाम है? प्रोफेसर भार्गव। इन्होंने एक जोरदार का बल्ब बनाया है। ये बल्ब एलईडी से भी अच्छा है। ये सीएसआईआर संस्थान से जुड़े हुए हैं और इन्होंने एलईडी से भी अच्छा बल्ब तैयार किया है। तो ये एक बड़े योगदान है भारत के, जो इस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत ने योगदान दिए। आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण नैनो फिल्टर की हमने बात की थी, बीएचयू और आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया। हमने बात की थी 10⁻⁸ से 10⁻⁹ तक के कणों को ये क्या कर सकता है? फिल्टर कर सकता है, और इसे वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं जो प्रदूषण को कम करेंगे। वायु जनित और जल जनित रोबोट भी बनाए गए हैं। ये भविष्य के अंदर प्रदूषण को कम करने में काम में आएगी। खाने के क्षेत्र में फूड के अंदर बात करें तो उत्पादन में कमी हो रही है, उसको बदलेगा, उत्पादन को बढ़ाने में काम में आएगा। जैविक और अजैविक दबाव को कम करने में काम में आएगा। जैसे अजैविक दबाव में हम बाढ़ और सूखे की बात करें तो इनकी जानकारी देने वाले। ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो बल्ब के निर्माण के अंदर अभी हमने बात की थी भारत में नैनो बल्ब सीएसआईआर संस्थान जो है, सीएसआईआर संस्थान के डॉक्टर भार्गव है, प्रोफेसर हैं, इन्होंने बनाया है। और ये एलईडी से भी अच्छा बल्ब है और ये कम ऊर्जा लेते हैं और अच्छा प्रकाश दे देते हैं, इसलिए हम इसको एलईडी से भी अच्छा कह रहे हैं। तो ये भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया है। भविष्य के अंदर जो भविष्य का ईंधन है,
भविष्य का ईंधन, वो किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा भी, आपने सुना होगा, हमारे एक मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय बार बार बहुत आगे 10 साल 20 साल आगे की कल्पना रखते हैं। अच्छी बात, रखनी भी चाहिए, लेकिन कल्पना रखने के साथ कार्य भी करना चाहिए। हाईवे जो है उनके बारे में काफ़ी बातें हो रही है, हजारों करोड़ के हाईवे लग रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस तरह की भविष्य में हाइपोथेटिकल चीज़ें कल्पना करना अच्छी चीज़ है, कल्पना अगर नहीं करी जाएगी तो उसे पूरा कैसे किया जाएगा। लेकिन कल्पना के साथ में वर्क भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि काफ़ी समय पहले जहाज रानी मंत्रालय था, तब शायद गंगा साफ होने की बात थी, लेकिन काफ़ी वर्ष हो गए गंगा साफ नहीं हो पाई। तो हमने बात की थी नैनो जो फिल्टर हैं उनके माध्यम से प्रदूषणों को रोका जा सकता है, लेकिन बहुत सारा बजट है जो खप गया, पिछले कुछ सालों में तो हजारों करोड़ रुपए लग गए। तो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसे नैनो फिल्टर्स हैं जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो उनका सहयोग, उन पर रिसर्च और ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे धन की बहुत बचत होगी। वापस अपन देखते हैं सूचना और संचार के क्षेत्र के अंदर, तो एक नैनो सर्किट्स जो है उनकी खोज की जा रही है सूचना और संचार के क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात करें तो स्मार्ट मटेरियल का निर्माण करना, नैनो ट्यूब्स का निर्माण करना। नैनो ट्यूब्स का निर्माण हम पढ़ चुके हैं, ये नैनो ट्यूब्स जो है वो मुड़ भी सकती है, सीधी भी हो सकती है, भूकंप रोधी बनाने, मकान बनाने में इसका उपयोग होता है। नैनो कंपोजिट बनाने के अंदर 1999 में जापान द्वारा बनाया गया, और ये पर्यावरण प्रिय प्लास्टिक है। इसी तरह हम बात करें, ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हो जो मैले ना हो और लंबे समय तक उपयोगी हो, खराब ही नहीं होते। भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे, जापान और जर्मनी में, तो आपकी कॉलर आप 7 दिन तक शर्ट पहन लोगे तो गंदी नहीं होगी। फ्रांस में जाओगे तो मच्छर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ भारत के अंदर क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, तो पोल्यूशन के कारण हम जो है कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, और गंदगी के कारण ही वो ज़्यादा जल्दी खराब भी होते हैं। तो ऐसे रेशे बनाएं जिसपे गंदगी नहीं बैठे, तो कपड़ा चलाऊ ज़्यादा होगा। नैनो गणना करने के लिए एक रोक्टोजन नामक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाया है। ये आणविक गणना बहुत फास्ट कर सकता है, और ये प्रकाशीय और क्वांटम गणना कर भी सकता है। रोक्टोजन याद रह जाएगा, रोक्टोजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में ले लिया हमने, एक ग्रेफीन पदार्थ की खोज भी की गई है। ग्रेफीन याद रह जाएगा। ये ग्रेफीन पदार्थ जो है, इसका उपयोग भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, वाहनों में, वायुयान में। देखो बच्चों, एक तो शब्द आता है ग्रेफाइट और एक शब्द है ग्रेफीन। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। अगर हम बात करें कार्बन के प्राकृतिक चालकों की, कार्बन के प्राकृतिक रूपों में, तो उसमें हीरा भी होगा और ग्रेफाइट भी होगा। ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, लेकिन ग्रेफीन जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होता। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेफीन की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट तो क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और चालक होता है, लेकिन ग्रेफीन जो है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये ग्रेफाइट जो है ये मुलायम है, लेकिन ग्रेफीन जो है वो मजबूत होता है। ग्रेफीन जो है वो क्या होता है? मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल होता है। बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वजन में भी हल्का होता है।
किसकी बात करें, ग्रेफीन की किस क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम में आ रहे हैं, पुर्जे बनाने में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, उपकरण बनाने में हल्का होता है। इसके कई कंपोनेंट बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक पावर बैंक हम यूज करते हैं, तो एक कंपनी है जिसका नाम है रियल ग्रेफाइन पावर बैंक बनाने वाले, रियल ग्रेफाइन पावर बैंक, पावर बैंक कंपनी है आरजीपी नाम से। और ये जो पावर बैंक बना रही है वो कई समय तक, लंबे समय तक मोबाइल को, बैटरी को चार्ज कर सकता है, बैकअप दे सकता है। तो ग्रेफिन जो है इस तरह से हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आगे देखें हम नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित समस्याएं और संभावित खतरे। जितना तकनीक का यूज आता है उतने ही उनके संबंधित मिसयूज भी बढ़ जाते हैं। अगर बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी पे जितनी रिसर्च और खोज हो रही है उतने ही पर्यावरण से संबंधित समस्याएं खड़ी हो रही है। इसी तरह शासन से संबंधित कई मुद्दे हैं जिनको हल करना जरूरी है। वस्तुओं को बहुत नैनो, बहुत सूक्ष्म स्तर पे 10 की घात -9 लेवल पे जाके उनको जोड़ना, तोड़ना, उनका हेर फेर करना, उन पे उनका अनुप्रयोग करना, ये एक बहुत कठिन कार्य है। इतनी आसानी से हो नहीं पाता और काफी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। नैनो स्तर पर पदार्थ के मौलिक गुणों को बना, इतने छोटे लेवल पे ले जाके पदार्थ का उसका खुद का गुण बने रहे, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। नैनो स्केल पे पदार्थ का जो मौलिक गुण है बनाए रखना, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें बहुत ज्यादा श्रम भी लग जाता है। पदार्थ को परमाणविक स्तर पर पहुंचना एक बहुत महंगी खर्चीली तकनीक हो जाती है, भी हमने चर्चा करी थी। प्रशिक्षित मानव संसाधन जो है, एक हाईली स्किलफुल लोग ही कार्य कर सकते हैं और ऐसे मानव संसाधन की एक बहुत बड़ी कमी है जो अजैव निम्नीकरण होने के कारण पर्यावरण में ये घटक बने रह जाते हैं फिर, और ये लगातार पर्यावरण को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े कणों की तुलना में अत्यधिक विषैले फसलों में विकृतीकरण, कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने की इनमें संभावना बनी रहती है। अगर ये नैनो कण खाद्य पदार्थ या फसलों तक पहुंच जाए, रीच पहुंच जाए, तो इस प्रकार बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और यूज भी है। अब हमें तुलना करनी है क्योंकि चुनौतियां बहुत कम है, समस्याएं बहुत कम है, लेकिन डेली यूजेस में यूज बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देखी। और जो रिचर्ड फीमेन ने कहा था, रिचर्ड फीमेन ने कहा था, देयर इज प्लेंटी ऑफ द बॉटम ऑफ द रूट, यानी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और उसी का खोज, उसी की ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और आज हम देखते हैं हमारे छोटा सा जो मोबाइल है उसकी मेमोरी कार्ड छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक बड़ी कैसेट थी, वीसीआर आता था, उसमें कैसेट लगाते थे, हमारे बचपन में देखते थे फिल्में, तो उसमें वीसीआर से देखते, बड़ी कैसेट आती थी। धीरे उसने रूप बदला, सीडी का रूप ले लिया, बाद में सीडी मेमोरी कार्ड तक सीमित हो गई। कुल मिला के जो डाटा है, जो सूचना है, वो एक कम स्थान में, कम जगह में और बहुत अधिक सूचना प्राप्त करी जा सकती है। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं। तो इससे संबंधित जहां टेक्नोलॉजी है, वहां मैंने बात करी थी, वहां हमेशा प्रश्न है, और जहां प्रश्न है वहां विज्ञान है। तो आपको इन क्लासेस को देखना है, नोट्स बनाने हैं, तैयार करना है। इनके जो प्रश्न हैं किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी हम लेके आएंगे। को बने रहना है, क्लास को अपने मित्रों को भी शेयर करना है और दिशा इराइज पे लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।